नमस्कार। आज हम चित्रण के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जिन मूलभूत अवयवों की उपस्थिति से कलाकृति का निर्माण किया जाता है उन्हें कला के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों के समुचित प्रयोग द्वारा किसी काल्पनिक संयोजन को मूर्त रूप दिया जा सकता है। इनके अभाव में किसी भी विचार को कलाकृति के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। इन तत्वों का अपना अपना महत्व है। कलाकार अपनी सृजन शक्ति के अनुसार इन कला तत्वों का प्रयोग कर चित्र रचना करता है। इन तत्वों के प्रयोग की भिन्नता से कलाकृति की विशिष्टता का ज्ञान होता है। ये दृश्य तत्व प्रत्येक कलाकृति के निर्माण का आधार होते हैं, अर्थात किसी भी चित्र के निर्माण के लिए इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती ही है और कला के विद्यार्थियों को इन तत्वों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये उस भाषा के व्याकरण हैं जिससे चित्रकार रूपात्मक अभिव्यक्ति करता है। जिस प्रकार किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए, किसी भी लैंग्वेज के नॉलेज के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है, व्याकरण की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार चित्र निर्माण के लिए इन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। इन तत्वों के ज्ञान से ही किसी चित्र का निर्माण हो सकता है। कला जगत में जो तत्व सर्वमान्य हैं वे इस प्रकार हैं: रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल। पहले हम रेखा यानी लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। अ लाइन दिस कैन बी सेड अ सिंबलिक मार्क डिनोटिंग मूवमेंट एंड फोर्स इन अ फॉर्म मेटर्ड बाय आवर आइज। अंकन, इसमें सबसे पहले अंकन की बात आती है। अंकन यानी ड्राइंग। अंकन शब्द का अर्थ है कि कलम या किसी अन्य यंत्र की सहायता से किसी धरातल पर चिन्ह यानी कि मार्क छोड़ते जाना, यानी किसी भी ब्रश से या किसी भी पेंसिल से किसी भी सरफेस पे मार्क छोड़ते हुए जाना या चिन्ह छोड़ते हुए जाना को अंकन कहा जाता है। इस अंकन में यंत्र तथा उसके संचालन विधि दोनों ही मिलकर ऐसा चिन्ह छोड़ते हैं कि वह अर्थपूर्ण बन जाता है। इस प्रक्रिया के कुछ देर चलने से रेखांकन यानी कि लाइन ड्राइंग का विकास हो जाता है, अर्थात बिंदुओं के क्रमिक एवं अबाध योग से रेखा का अस्तित्व सामने आता है। रेखा की परिभाषा अगर सरल शब्दों में कहो तो रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं, यानी दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है, जो कि बहुत सूक्ष्म होती है और गति का दिशा निर्देश करती है। लेकिन कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है, यानी प्रत्येक रेखा से कोई न कोई अर्थ निकलता है। प्रत्येक रेखा किसी भाव, विचार या इमोशन को एक्सप्रेस करती है और वह रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को भी अंकित करती है। अतः कला में रेखा कहा जाता है। कलात्मक रेखा किसी भी आकार की गति एवं शक्ति का प्रतीकात्मक रेखांकन है, यानी कला के अंतर्गत रेखा किसी भी आकार की गति और शक्ति को दर्शाती है जिसका रसास्वादन नेत्र जनित गतिज दिशा में होता है, जिसका रसास्वादन नेत्रों द्वारा किया जाता है। रेखा व दृष्टिभ्रम। दृष्टिभ्रम यानी इल्यूजन। कभी कभी ऐसा होता है कि दो या अधिक बिंदुओं के बीच में रियल में कोई रेखा नहीं होती है, किंतु बिंदुओं के मध्य एक रेखीय प्रवाह आ जाता है। मतलब एक के बाद एक अगर हम बिंदु लगाते जाएं तो उनके बीच में कोई रेखा तो नहीं होती, लेकिन वो रेखा की तरह हमें दिखने लगते हैं। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूत रेखाएं या फेल्ट लाइन कहलाती हैं। यदि दो रेखाएं बराबर बराबर खींची जाए और तीर के चिन्ह से विभिन्न दिशा निर्देश दिए जाएं तो बाहर की ओर तीर लगाई गई रेखा अंदर की ओर तीर लगाई गई रेखा से लंबी प्रतीत होती है। रेखा में तीर का चिन्ह लगाकर उसमें एक दिशा की ओर दौड़ने का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि इल्यूजन उत्पन्न किया जा सकता है। रेखा का प्रभाव। रेखा चित्र का सबसे विशेष गुण होता है। पूर्वीय कला में यानी भारत, चीन, जापान, पर्शिया आदि की कला में रेखा का खुलकर प्रयोग किया गया है और आधुनिक कला के विकास में तो इसका अभूतपूर्व सहयोग रहा है।
सीधी रेखा या टेढ़ी रेखा, हर रेखा का एक अलग प्रभाव होता है। अगर रेखा में प्रखरता है और चमक है तो उससे नज़दीकी और दृढ़ता का भाव प्रकट होता है। वहीं अगर रेखा कोमल है और मध्यम है तो उससे दूरी का भाव प्रकट होता है। लेकिन दूसरी ओर वही रेखा अगर अस्पष्ट है और टूटी फूटी है तो उससे कमजोरी और बहुत अधिक दूरी का भाव प्रकट होता है। रेखाओं के कुछ सामान्य प्रभाव होता है जिनका संबंध हमारी मनोदशाओं एवं संवेदनाओं से होता है, और चित्र संरचना में कलाकार रेखा के इन गुणों का बहुत लाभ उठाता है। रेखा के ये प्रभाव इस प्रकार से हैं। सबसे पहले सीधी लंबवत रेखा यानी वर्टिकल लाइन। अगर किसी आकृति में सीधी लंबवत रेखाओं का प्रयोग अधिक किया गया है, वर्टिकल लाइन का प्रयोग अधिक किया गया है, तो वो कौन से प्रभाव उत्पन्न करेगी? वो है गौरव, डिग्निटी, शक्ति, स्ट्रेंथ, स्थायित्व, स्टेबिलिटी, शाश्वतता, परमानेंस, शांत चित्तता, सोलमेनिटी एवं आकांक्षा, एस्पिरेशन। इन सभी भावों को एक सीधी लंबवत रेखाओं से बना या वर्टिकल लाइन से बना हुआ आकार प्रकट करता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस या क्षितिजवत रेखाओं से बने आकार जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वे है विश्राम, रिपोज, निश्चलता, काम, स्थिरता, क्वाइटनेस, शांति, पीस, मौन, ट्रैंक्विलिटी तथा संतुलन, बैलेंस। ये सभी प्रभाव सीधी पड़ी हुई रेखा या क्षितिजवत रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन प्रकट करती है। हमारी तीसरी रेखा है कर्णवत रेखाएं या डायगोनल्स। डायगोनल रेखाएं जिस आकार में अधिक होती हैं वे आकार जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वे हैं नाटकीय या प्रबल स्पंदन, ड्रामेटिक और विगोरस मूवमेंट, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, व्याकुलता, एजिटेशंस। ये सभी भाव वो आकार उत्पन्न करते हैं जिनमें कर्णवत रेखाएं अधिक बनी हुई हो यानी डायगोनल लाइन ज़्यादा बनी हुई हो। हमारी चौथी रेखा है कोणीय रेखा, एंगल्स, और इससे बने हुए आकार जो भाव उत्पन्न करते हैं वे हैं असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, अस्पष्टता, कन्फ्यूजन, व्याकुलता, एजिटेशन, आघात, डैश तथा संघर्ष, स्ट्रिफ। हमारी पांचवी रेखा है एक पुंजीय रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, और इस प्रकार की रेखाओं से बने आकार जो भाव प्रकट करते हैं वे हैं स्वच्छंदता, फ्रीडम, अभिलाषा, एम्बिशन, शोभा, ग्लोरी, लवलीनता, डिवोशन, स्वदेश, प्रेम, पैट्रियोटिज्म, प्रसार, एक्सपेंशन। ये सभी भाव एक पुंजीय रेखाओं से बने आकार प्रकट करते हैं। हमारी छठे प्रकार की रेखाएं हैं चक्राकार रेखाएं या स्पाइरल्स, और इनसे बने हुए आकार जो भाव प्रकट करते हैं वह है उत्तेजना, एक्साइटमेंट, शक्ति, पावर और गति, मोशन। हमारी सेवंथ रेखाएं हैं प्रवाही रेखाएं या रिदम। इस प्रकार की रेखाओं से बने आकार जो भाव प्रकट करते हैं वे हैं गति यानी मोमेंट, लावण्य, ग्रेस, माधुर्य, चार्म। रेखा एवं तल विभाजन। जहाँ रेखाएं चित्र में आकार धारण करती है वहाँ वे चित्र भूमि को विभक्त करके व्यवस्था भी प्रस्तुत करती हैं। प्रारंभिक राजस्थानी व मोन्ड्रियान के चित्रों में विशेषतया इसी गुण को लिया गया है। रेखाओं की सहायता से चित्र भूमि को विभक्त किया जाता है, सरफेस को डिवाइड किया जाता है एवं व्यवस्थित करके एक महान कार्य चित्रकार कर सकता है। रेखांकन के प्रकार। रेखांकन के कई प्रकार बताए गए हैं। विविध विषय वस्तु की सटीक प्रस्तुति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की रेखाएं और रेखांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली रेखा है स्वतंत्र रेखांकन, फ्री ड्राइंग। इसमें पहली क्रिया किसी वस्तु को देखने की होती है, फिर मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करना होता है। यानी सबसे पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु का हमारे दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा है उसे हम रेखांकित करते हैं। यह प्रभाव एक चित्रकार का दूसरे चित्रकार से भिन्न हो सकता है। यह अंकन पद्धति कैंडिस्की चित्रकार की चित्रण विधि के समीप आती है।
दूसरी रेखांकन का प्रकार है स्मृति रेखांकन या मेमोरी ड्राइंग। यहाँ आकृति का पूर्व परिचित रूप बिना देखे यथावत चित्रण करना होता है। यह विद्या हमारी स्मृति को स्वस्थ बनाती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे कितने ही वर्णन हैं। महाभारत में ऊष्मा की सखी चित्रलेखा उसके स्वप्न दृष्टा का हूबहू चित्र बना देती है। यानी मेमोरी ड्राइंग में या स्मृति रेखांकन में हमने पहले कोई रूप देखा हुआ होता है, उसको अपनी स्मृति से, अपनी मेमोरी से चित्रित करना होता है। रेखांकन का तीसरा प्रकार है प्रतिरूपात्मक रेखांकन, रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग। इसमें हम जैसा देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयत्न करते हैं। यानी जो भी वस्तु या जो भी व्यक्ति कुछ भी अगर हमारे सामने हो उसको देखकर हमको हूबहू वैसा ही इसमें बनाना होता है। यह रेखांकन दृष्टांत चित्रों में विशेष उपयोगी है। रेखाओं की सहायता से छाया, प्रकाश तथा क्षय वृद्धि, पर्सपेक्टिव का प्रभाव भी इसमें दिखाया जाता है। चौथा है यांत्रिक रेखांकन या मैकेनिकल ड्राइंग। इस प्रकार की रेखाएं यंत्रों की सहायता से नपी तुली होती है। इनका कलात्मक प्रभाव नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल रूप के निर्माण में सहायता लेना होता है। पांचवा है सीमांत रेखांकन, काउंटर ड्राइंग। प्रकृति में अथवा वस्तु में अपनी कोई रेखा नहीं होती है। अगर हम प्रकृति की कुछ वस्तुएं देखें जो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, उनमें किसी प्रकार की रेखा नहीं होती है, बल्कि प्रकाश व अंधकार के कारण रेखा का नियमन हो जाता है। केवल प्रकाश और अंधकार के कारण उसमें हमको एक रेखा दिखने लगती है, लेकिन ये केवल आकार बोधक रेखाएं होती हैं। इस रेखांकन में वर्ण व पोत आदि तत्वों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। छठा है सांकेतिक रेखांकन, गेस्चर ड्राइंग। यह प्रत्यक्ष चित्रण की ही एक विधा है। चित्रभूमि पर अंतराल यानी स्पेस एवं वस्तु के आयतन को जानने मात्र के लिए इस अंकन पद्धति का सहारा लिया जाता है। यानी कि चित्रभूमि पर किसी भी वस्तु ने कितना स्पेस घेरा हुआ है, कितना स्थान वो लेगी, इसको जानने के लिए एक सांकेतिक रेखांकन हम पहले कर देते हैं और इसके बाद ही हम उसको क्लियर करते हैं। इस प्रयास से सक्रिय एवं सहायक पॉजिटिव एवं नेगेटिव अंतराल का ज्ञान होता है। प्रकृति रेखांकन, नेचर ड्राइंग। इसके अंतर्गत पुष्प, पत्र तथा फल आदि का विशेषतया अंकन किया जाता है। इसके द्वारा प्रकृति प्रदत्त रेखाओं एवं आकारों का अध्ययन होता है। पत्तों को ताजा तथा सुखाकर एवं फल फूल को काटकर भी अंकन करना चाहिए। आठवां है वस्तु रेखांकन, ऑब्जेक्ट ड्राइंग। वस्तुओं के एक समूह को सम्मुख रखकर, सामने रखकर उसमें से कुछ वस्तुओं का संयोजन करना चाहिए। उनकी दूरी रेखा की सहायता से प्रदर्शित की जाए। जो वस्तु पास हो उसका रेखांकन गहरा और क्रमशः पीछे वाली वस्तुओं का अंकन हल्का होता जाएगा। यह अध्ययन वस्तुओं में स्वरूप परिवर्तन लाने में सहायक होता है। रेखांकन में यंत्रों का प्रभाव, यानी विभिन्न यंत्रों का, विभिन्न टूल्स का और मटेरियल्स का रेखांकन में क्या प्रभाव पड़ता है। नोइंग द टूल्स एंड मटेरियल्स। रेखांकन में हमें सर्वप्रथम यंत्रों तथा साधनों के संबंध में जानना बहुत आवश्यक है। उनकी अभिव्यक्ति में क्या सीमाएं हो सकती है, उनसे अधिकाधिक तथा अनेकानेक प्रभाव किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इसी गुण के कारण आदिम रेखाएं, अजंता की रेखाएं, अपभ्रंश रेखाएं, मुगल तथा राजस्थानी रेखाएं, चीनी, जापानी तथा ग्राफिक रेखाएं और तुलिका यानी ब्रश से बनी रेखा या निब से बनी रेखा और चारकोल आदि से अंकित रेखा, कितने ही प्रयोग तथा संभावनाएं छिपी हैं। इसी प्रकार विभिन्न धरातलों पर अंकित रेखाएं यानी विभिन्न सरफेस पर बनी हुई रेखाएं भी अनुभूतियां उत्पन्न करती है, विविध प्रभाव उत्पन्न करती है। अतः हम किन साधनों से टू वर्क विथ, किस आधार पर टू वर्क ऑन, कितने प्रभावों की संभावनाएं प्राप्त कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम केवल हाथ को चलाने की विधि में अंतर करके भी बहुत से रेखीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला,
कलाई को चित्र भूमि पर स्थित करके मात्र उंगलियों की गतिविधि से रेखांकन, इसमें हम अपनी कलाई को चित्र भूमि पर टिका देते हैं और केवल उंगलियों की सहायता से ही हम रेखांकन करते हैं। दूसरी विधि में कलाई को चित्र भूमि से उठाकर तथा कोहनी को टिकाकर रेखांकन करते हैं। और तीसरी विधि में चित्र भूमि से कलाई व कोहनी दोनों को अलग कर देते हैं और पूरी भुजा, पूरे हाथ के संचालन द्वारा हम रेखांकन करते हैं। रेखांकन का विकास एवं संभावनाएं, अर्थात रेखांकन का विकास किस प्रकार किया जाए। ड्राइंग, इट्स एवोल्यूशन एंड पॉसिबिलिटीज। निरीक्षण पद्धति, ऑब्जर्वेशन। पहला होता है किसी भी वस्तु को देखने का कार्य, लेकिन ये देखना साधारण देखना नहीं होता है, बल्कि हम इसमें किसी भी आकार के गुणों का, उसके वर्ण का इत्यादि का ध्यान रखते हैं। इस पद्धति में वस्तु के मुख्य गुणों, आकार, वर्ण एवं तल का रेखा की सहायता से अंकन करना होता है। इससे हमारी आंतरिक चेतना तथा प्रमा, सेंसेस का विकास होता है। निरीक्षण पद्धति यानी कि ऑब्जर्वेशन साधारण दृष्टि प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ हम वस्तु की उचित रचना का ध्यान रखते हैं। दूसरा है पुनर्धारण, रिटेंशन ऑफ इमेज। वर्ण, आकार तथा पोत का पहले हम अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद वस्तु से उसका संबंध इस पद्धति में के द्वारा स्थापित किया जाता है। तीसरा है विषय संबंध, टू एस्टेब्लिश रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर। रेखाओं की विभक्तियों से विषय को निखारना तथा पूर्ण संयोजन की स्थिति में ले जाना इस पद्धति का हेतु है। कीरम काट यानी स्क्रिबलिंग तथा आकस्मिक रंग उड़ेलने, स्प्लैश आदि की पद्धति से इसका विकास कर सकते हैं। चौथा है अंतराल एवं आयतन, स्पेस एंड वॉल्यूम, रीडिंग थ्रो गेस्चर। चित्र भूमि पर आकृति के दृष्टिगत रूप के अनुकूल स्थान घेर कर आयतन का अंतराल से संबंध का अध्ययन करना इस पद्धति के अंतर्गत आता है। यानी कि चित्र भूमि पर किसी भी आकार ने कितना स्पेस घेरा हुआ है, इस पद्धति के अंतर्गत इसका अध्ययन आता है। अनेक सीमांत पद्धति, मल्टीपल काउंटर रीडिंग और वॉल्यूम इन फिगर। यानी कोई भी वस्तु जो हमारे सामने है या व्यक्ति जो हमारे सामने है, उसको हम अगर अपनी चित्र भूमि पर बना रहे हैं तो उसे अलग अलग एंगल से देखकर और चित्र में उसको उसी केंद्रीय रेखा के ऊपर बनाना, यह इस चित्रण विधि के अंतर्गत आता है। इस पद्धति में हम वस्तु के आयतन तथा परिणाम के संबंध में अधिक जान सकते हैं। इसी प्रकार से किसी मूर्ति या मानव देहाकृति के उतार चढ़ाव के अनुसार अनेक रेखाएं खींचने से भी हमें उसके आयतन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है स्वर पद्धति, नॉन ऑब्जेक्टिव ड्राइंग फ्रॉम ऑडिटरी एक्सपीरियंस। यह भी रेखा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। रेखाओं तथा उनके प्रभाव का अच्छा ज्ञान प्राप्त होने पर ही इस प्रयोग का लाभ उठाना चाहिए। एक अंधेरे कमरे में आप संगीत, वाद्य या शास्त्रीय का आनंद लीजिए, फिर इसी बीच तुलिका या कलम से संगीत के उतार चढ़ाव के प्रभाव का रेखांकन कीजिए। यानी कि संगीत सुनते जाइए और जिस तरह से संगीत में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, म्यूज़िक में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसी प्रकार से आप रेखांकन करते रहिए और उसमें उतार चढ़ाव का प्रभाव अंकित करते रहिए। इस प्रकार बनी चित्र अमेरिकन कलाकार पोलक तथा हार्तुंग के बने चित्रों के समीप पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है विलोम पद्धति व अनाभ्यस्त हस्त रेखांकन, रिवर्स ड्राइंग और चेंजिंग ओवर टू द अनयूज्ड हैंड ओकेशनली। यदि किसी आकृति को बाएं हाथ से बनाएं और जो बाएं का प्रयोग करते हैं वो सीधे से बनाएं तो रेखांकन में एक नया प्रभाव आ जाता है। विलोम पद्धति में दूसरी विधि यह है कि सम्मुख रखी हमारे सामने जो वस्तु जिस एंगल में रखी हुई है उसको एकदम अपोजिट एंगल में जानकर बनाएं। तीव्र प्रवाह पद्धति, यानी हम तेजी से या शीघ्रता से कोई रेखा खींचते हैं तो वह प्रभाव में बहुत ही सशक्त होती है, मजबूत होती है। स्केच की रेखाओं की यही विशेषता होती है।
रेखा तथा गतिज ऊर्जा लाइन विजुअल काइनेटिक्स। रेखा में एक ऊष्मा, एनर्जी एवं प्रवाह रिदम होता है। प्रवाह आंगिक विकास का आधार है। रिदम इज फंडामेंटल टू ऑर्गेनिक ग्रोथ। यदि किसी रेखा या आकार में प्रवाह नहीं है, रिदम नहीं है, तो उसमें सक्रियता तथा जीवन का अभाव खटकता रहेगा। रेखा के इसी गुण को लेकर ऑप आर्ट, ऑप कला का विकास हुआ है और इसी प्रकार के प्रयोग अब कंप्यूटर की सहायता से किए जा रहे हैं। अतः उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि रेखा चित्र संयोजन का एक मुख्य तत्व है तथा भारतीय चित्रों में उसकी अनेक संभावनाओं को दिखाया गया है। चित्रण का दूसरा तत्व है रूप, फॉर्म। फॉर्म इन टू डायमेंशनल आर्ट इज द एरिया कंटेनिंग कलर। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की आकृति रूप कहलाती है। रूप का अपना आकार होता है, अपना वर्ण होता है, अपना कलर होता है, जिससे कि उसे पहचाना जा सकता है। चित्रतल पर प्रथम बिंदु के अंकन होते ही, यानी चित्रतल पर कार्य करना शुरू करते ही रूप का भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यदि अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो रूप किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण है। कलाकार के चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। इस रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है और वह सक्रिय रूपों या आकारों, पॉजिटिव और एक्टिव और कमिटेड फॉर्म्स तथा सहायक आकारों, नेगेटिव और अनकमिटेड फॉर्म्स में के मध्य में विभक्त हो जाती है। रूप के आमतौर पर दो प्रकार होते हैं। पहला सम्मित रूप या नियमित रूप, सिमेट्रिकल। यदि किसी रूपाकार को मध्य में से विभक्त किया जाए, बीच में से उसको डिवाइड किया जाए, तो दोनों भाग एक दूसरे की विलोम आकृति वाले होंगे, एकदम एक जैसे होंगे। जैसा इधर वैसा उधर वाली परिपाटी का पालन हो रहा होगा, तो वे नियमित रूप होंगे, जैसे कि गिलास, फुटबॉल, वर्ग, घन आदि। और नीचे चित्र में भी नियमित रूप ही दिखाया गया है। ऐसे रूप नियमित या सम्मित रूप या सिमेट्रिकल फॉर्म्स कहलाते हैं। दूसरा है असम्मित रूप, अनियमित रूप या असिमेट्रिकल। यदि असिमेट्रिकल रूप को बीच में से विभक्त किया जाए तो दोनों तरफ के भाग एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसे रूप गतिपूर्ण तथा अधिक सुंदर संयोजन को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे विषम त्रिभुज, केतली आदि। कुछ विद्वानों ने रूप को ज्यामितीय, अलंकारिक और प्राकृतिक श्रेणियों में विभाजित किया है। चित्रकार रूप सृजन करता है, वह अदृश्य कल्पना को चित्रतल पर दृश्य रूप प्रदान कर अपनी संवेदनाओं को जीवित करता है। पर प्रवक्ष्यामि रूप दृश्यते। रूप के ये विभाजन बाह्य आकृति के आधार पर अथवा गुणों के आधार पर है और इनमें पर्याप्त ऊहापोह कन्फ्यूजन की संभावना है। अतः पहले बताया हुआ सक्रिय तथा सहायक रूप का विभाजन ही वैज्ञानिक है। मुख्य आकृति का अंकन सक्रिय रूप के अंतर्गत तथा शेष पीछे की भूमि तथा आकार सहायक के अंतर्गत आते हैं। रूप एवं अर्थसार। केवल रसहीन रूपों की आवृत्ति से ही चित्रकार का कार्य नहीं चलता है। रचना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित अर्थसार वाले रूपों का प्रयोग करना चाहिए, यानी उनका एकदम उचित कंटेंट होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अन्यथा दर्शक चित्र में अभिसिप्त भावों का आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा, यानी जिन भावों को लेकर, जिन विचारों को लेकर या जिस कंटेंट को लेकर चित्र की रचना हुई है, दर्शक तक वे भाव, वे कंटेंट नहीं पहुंच पाएंगे। रूप का अंकन चित्रभूमि के क्षेत्र के अनुकूल होना चाहिए। भारतीय सौंदर्य तत्व में भी अर्थसार का सर्वोपरि महत्व है। बाह्य रूप का भी निजी महत्व है, किंतु वह भावों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। यदि रूप को शरीर कहा जाए तो अर्थ कला का प्राण है। कालिदास ने शब्द या रूप को जगन माता और अर्थ को जगत पिता कहकर कला की सर्वाधिक अभ्यर्थना की है। इस प्रकार अर्थसार यानी कंटेंट रूप में समाहित अनेक अनुभूतियों का बाह्य कलेवर है, बाह्य रूप है, बाहरी रूप है। अर्थसार दो प्रकार का हो सकता है, व्यक्तिगत
इंडिविजुअल। 20वीं शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तनों से परंपरागत मान्यताओं के अर्थ परिवर्तन होने लगे। संचार सुविधाओं ने प्राचीन मर्यादाओं के स्वरूप को ही बदल दिया। आज मानव धार्मिक कर्मकांड तथा भाग्य फलों के कुचक्र से निकलकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा है। इस प्रकार से आज मानव धर्म केवल मानव मूल्यों में ही निहित है, वह धर्म के बाह्य आडंबर की पूर्ण उपेक्षा करता है। अतः आज कला का स्वरूप सामुदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि कलाकार ने अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में ही शुभ परिणाम की कल्पना कर ली है। यानी आज कलाकार अपने भावों को, अपने व्यक्तित्व को ही कला के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करता है। दूसरा है सामुदायिक अर्थसार। इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य सांस्कृतिक विषय आते हैं, जिनका संबंध केवल कलाकार से नहीं होता बल्कि समुदाय, क्षेत्र या देश काल से होता है। 20वीं शताब्दी से पूर्व की कला प्रायः सामुदायिक अर्थसार लिए हुए थी। रूप के प्रभाव। रेखाओं के समान ही रूप के भी प्रभाव होते हैं। ये इनके दृष्टिगत तथा आकारगत भार, विजुअल एंड फॉर्मल वेट के कारण होता है। रूप के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला है आयताकार, रेक्टेंगुलर। इससे बने हुए आकारों के अंतर्गत जो भाव होते हैं, जिस प्रकार के भाव रेक्टेंगुलर आकार व्यक्त करते हैं, वे हैं शक्ति, स्ट्रेंथ, स्थायित्व, स्टेबिलिटी तथा एकता, यूनिटी। दूसरा है त्रिभुजाकार रूप, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर आकारों से बने हुए चित्र जो भाव उत्पन्न करते हैं, वे हैं शाश्वतता, परमानेंस, सुरक्षा, सिक्योरिटी तथा विकास, एवोल्यूशन। नेक्स्ट है अंडाकार रूप, ओवल्स। ये जो भाव उत्पन्न करते हैं वे हैं लावण्य, ग्रेस, सौंदर्य, चार्म, सृजनात्मकता, क्रिएटिवनेस। नेक्स्ट है विलोम त्रिभुजाकार, रिवर्स ट्रायंगुलर। ये जो भाव उत्पन्न करते हैं वे हैं लिप्तता और अशांति, डिस्टर्बेंस। और नेक्स्ट है वृत्ताकार रूप। वृत्ताकार रूप जिस प्रकार के भाव उत्पन्न करते हैं या सर्कुलर रूप जिस प्रकार के भाव उत्पन्न करते हैं, वे हैं पूर्णता, फुलनेस, आकर्षण, चार्म, गति, मोशन, विशालता, इमेंसिटी, समानता, इक्वेलिटी। रूप में विविधता। चित्र में अनेक प्रकार के रूपों के चित्रण से रुचि उत्पन्न होती है और एक प्रकार की बोरियत या एक रसता नहीं आने पाती है। रूप की यह विभिन्नता अनेक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। संसार में अनेक रूप विद्यमान हैं, चित्र में उनका समावेश कलाकार अपनी रुचि तथा शैली के अंतर्गत करता है। यहाँ वह प्रकृति जनित आकार में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होता है। कलाकार ने यथार्थ रूप अंकन को ही इतिश्री या अंत नहीं मान लिया है। आकृतियों के परिणाम में अंतर करके भी रूप में विविधता उत्पन्न की जा सकती है, जिनका चित्र संयोजन में असम संतुलन सिद्धांत द्वारा अंकन किया जा सकता है। प्रकाश तथा छाया द्वारा भी रूप में विविधता उत्पन्न की जा सकती है। आकृतियों को विभिन्न रंगतों में रंग कर और यदि एक ही रंगत का प्रयोग किया जा रहा है तब उसकी तान में अंतर करके रूप वैविध्य प्राप्त कर सकते हैं। वर्णों के प्रयोग में वही सावधानी रखनी चाहिए, कहीं इसके अभाव में सक्रिय तथा सहायक रूपों का संतुलन एवं तालमेल बिखर न जाए। रूप में विविधता पोत के कुशल प्रयोग द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, यानी टेक्सचर के प्रयोग द्वारा भी रूपों में, फॉर्म में विविधता प्राप्त की जा सकती है। पोत के द्वारा आकार के प्रभाव में अंतर उत्पन्न हो जाता है। यदि कलाकार सृजित पोत में निपुण है, क्रिएटिव टेक्सचर में निपुण है, तो वह इस विविधता का उत्तम प्रकार से निर्वाह कर सकेगा। अतः रूप में विविधता लाना चित्रकार की योग्यता पर निर्भर करता है। शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रमाण तथा विधियां सुझाई गई हैं। राक्षस, देवता एवं साधारण मनुष्य के रूप में विविधता प्रमाण में अंतर द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। सूक्ष्म चित्रण यानी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में तो रूप की विविधता का बहुत ही अधिक महत्व है। रूप एवं अंतराल, फॉर्म एंड स्पेस।
रूप को अंतराल में रखना यानी किसी भी फॉर्म को स्पेस में रखना आसान नहीं है। यह किन्हीं मान्य सिद्धांतों तथा कलाकार के अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर संयोजित होता है। रूप अंतराल के महत्व को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इसी प्रकार अंतराल भी रूप के महत्व को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। कलाकार रूप की अनेक संभावनाओं का अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन करता रहता है। वह उसकी अंतराल में स्थापना द्वारा अर्जित ऊष्मा का अध्ययन करता है। इस प्रकार नए नए विस्तार, डायमेंशन हमारे सामने आते हैं। अजंता, अपभ्रंश, राजस्थानी तथा मुगल आदि चित्रों की शैली में रूप तथा अंतराल का भिन्न भिन्न संबंध होने के कारण ही उनकी अपनी मौलिकता निखर कर आई है। लेक्चर में हमने चित्रण के तत्व, रेखा और रूप के बारे में विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम चित्रण के तत्व, वर्ण यानी कलर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।